हाँ तो मेरे जौहरा के प्रिय छात्र छात्राओं, आज से आप लोगों के लिए रोज मैं फिजिक्स की एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो डालूंगा। इस वीडियो को एक क्वेश्चन को आप रोज लगाना है, सिर्फ एक क्वेश्चन ओनली, और एक क्वेश्चन से पेपर टाइम तक अपन काफी क्वेश्चनों को स्टोर कर लेंगे और इस क्वेश्चन से पेपर बाहर नहीं जाएगा। कमजोर से कमजोर बच्चा भी 90, 95 प्लस अच्छे नंबर लेके आ सकता है। कहने वाली बात है, सभी लोग मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उस क्वेश्चन को 10 मिनट के अंदर में घर पर कर लिया करो और रोज एक क्वेश्चन पढ़ो। इस एक क्वेश्चन से अपन अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। आप लोगों को अच्छा मुझे अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं 12th का मैथ, 10th का मैथ भी वीडियो डालूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से मैं ऑनलाइन कक्षा 12वीं के फिजिक्स वाले बच्चों के लिए चैनल चालू कर दिया है। इसमें फिजिक्स के इम्पोर्टेंट यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और ऐसी उम्मीद है कि पेपर में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और एक दिन में केवल एक ही क्वेश्चन कराएंगे और एक एक क्वेश्चन करके अपन इस प्रकार से 50-60 क्वेश्चन स्टोर कर लेंगे। पेपर इनसे बाहर नहीं होगा, 100% पेपर यहाँ से ही फंसेगा। कमजोर से कमजोर बच्चे अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। आज अपन लेके आए कूलम का नियम, ये 100% पेपर में आने की संभावना है इंशाल्लाह। इस क्वेश्चन की सभी बच्चे अच्छे से लगा लें और आपको करना क्या है, एक दिन में सिर्फ एक क्वेश्चन लगाना है। मेरे रोज एक क्वेश्चन डालूंगा, उसको आप अच्छी तरह लगाओ और 90, 95 प्लस नंबर लेके आओ प्रत्येक बच्चे के लिए, कोई भी पढ़े। तो देखें कूलम का नियम क्या होता है। क्वेश्चन है विद्युत आवेश के लिए कूलम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन साल के लिए। तो कूलम ने क्या बताया था, कूलम ने बताया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि कोई दो बिंदु आवेश हैं, यानी ये बिंदु आवेश क्या माने मैंने, Q1 और Q2। ये कैसे आवेश हैं, बिंदु आवेश। कैसे आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं। कौन कौन से आवेश है, Q1 और Q2। क्या है, Q2। तो कूलम ने क्या था, कूलम ने कहा था कि Q1 और Q2 जो बिंदु आवेश है उनके बीच की जो दूरी होगी, क्या होगी, दूरी, वो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी और आवेश के कैसे होगा, गुणनफल के समानुपाती। यानी किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने भाषा भी बोर्ड पे लिख दी है। लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसकी भाषा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मैं टाइप करके स्क्रीन पे आपको दिखा दिया करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो इसके लिए देखो, कूलम ने बताया था किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान देना कैसे चलेंगे अपन। तो लगने वाला बल कई के समानुपाती कह रहा है, लगने वाला बल गुणनफल के, उन आवेशों के गुणनफल के। आवेश क्या है अपने, Q1 Q2। लगने वाला बल आवेशों के एक गुणनफल यानी इनटू है तो क्या हो गया, गुणनफल। दोनों का क्या कर दिया, गुणनफल। आवेशों के गुणनफल के कैसे है, समानुपाती, क्या, लगने वाला बल। तो इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 1। और क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी क्या मानी है अपन ने, बीच की दूरी मानी है अपन ने r। तो r के वर्ग के, वर्ग लगा दिया, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, यानी किसी संख्या को 1 के बटे में लिख देते हैं तो उल्टा हो जाता है। यानी कंडीशन 2 बन रही है, सिर्फ 2 कंडीशन बताई थी कि लगने वाला जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के तो कैसे होता है, गुणनफल के कैसे होता है, समानुपाती, और जो बीच की जो दूरी होती है उसके कैसे होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1 के उल्टा। तो दोनों कंडीशन हो जाएंगी, समीकरण नंबर हो जाएगा अपना दूसरा। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 1, 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना कैसे करेंगे, दोनों का LHS कैसा मिल रहा है, समान है F, इसका भी F, समीकरण 1 का LHS F है, समीकरण 2 का भी LHS F है, दोनों का LHS F है, F लिख लेंगे। दोनों में समानुपाती लगी है, समानुपाती लगा लेंगे। इसका RHS क्या है, Q1 इंटू Q2 और इसके बटे में क्या है, R स्क्वायर, क्या है,
आर स्क्वायर। समीकरण की 1 2 की तुलना कर दी, दोनों का LHS एफ मिल रहा था, एफ लिख लिया, समानुपाती मिल रही थी, समानुपाती लिख ली, Q1 Q2 बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब होता क्या है, आपने पढ़ा होगा कि जब किसी समानुपाती के निशान को अपन हटाते हैं तो नियतांक आता है, तो समानुपाती हटा के बराबर लगाते हैं तो नियतांक आता है, तो बराबर लगाएंगे समानुपाती को हटा के, ये समानुपाती लगा था, समानुपाती को कभी भी हटाते हैं बराबर छोड़ता है तो नियतांक देता है, तो यहाँ पे नियतांक आ जाएगा अपना के डैश। के डैश कहाँ से आया, बच्चे कंफ्यूज होंगे, इन्हें नहीं पढ़ा स्टार्टिंग में। के डैश कहाँ से आया है कि जब समानुपाती अपन हटाते हैं और इसे निशान की जगह पे अपन बराबर लगाते हैं तो नियतांक आता है, तो नियतांक है के डैश। के डैश और बाकी का ऐसा कैसा आ जाएगा Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ये अपना समीकरण बन जाएगा, ये अपना समीकरण हो जाएगा तीसरा। एक बार जल्दी से देखते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको सिर्फ 2 बात ध्यान देनी है, बैच में तो बच्चों को बैच में यहाँ के याद करा के प्रत्येक बच्चे को पूछ लेता हूँ जब भी आगे बढ़ता हूँ, मगर यहाँ पे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अब होता क्या है, 2 कंडीशन क्या है कि जो आवेश ले हैं ए वाले आवेश, उनके गुणनफल यानी इनटू गुणनफल के समानुपाती, ये लिखना है बस, और बीच की दूरी यानी यार इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपको कंडीशन याद है तो भाषा बना सकते हो, भाषा याद है तो आप कंडीशन बना सकते हैं। तो वहां से समीकरण 3 मैंने यहाँ लिख दिया है, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो रिवीजन लगाने के लिए, जो पीछे है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो समीकरण नंबर 3, के डैश नियतांक आता जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, यानी अलग अलग पद्धति में इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। SI पद्धति में इसका मान अलग होगा, CGS पद्धति में इसका मान अलग होगा। जैसे SI पद्धति में जो के डैश है क्या लिख रहा है यहाँ पर, जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, जैसी पद्धति होगी ऐसे उसका मान बदल जाएगा। तो SI पद्धति में के डैश है ना, उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। याद रखना पड़ेगा, SI पद्धति में के डैश का मान, नियतांक का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी के डैश के मान को अपन कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में। तो F की F, के डैश को हटाएंगे, के डैश की जगह पर क्या रखना है अपन को, के डैश की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या रख दे 1/4 पाई 0 इसकी जगह पे, Q1 Q2 आर स्क्वायर की Q1 Q2 आर स्क्वायर। बल्कि कई क्या होती है SI पद्धति में, आपने पढ़ा होगा 10th लेवल से, न्यूटन, सब बच्चे जानते हैं, इकाई लगा दी न्यूटन। अब निकाल ली मैंने SI पद्धति, अब कौन सी पद्धति निकालेंगे CGS पद्धति में, जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, यानी के डैश का मान अलग अलग पद्धति में अलग अलग हो जाता है। SI पद्धति में इसका मान क्या हुआ था के डैश का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसी प्रकार CGS में के डैश का मान कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, याद रखना होगा, CGS में 1 हो जाता है। अब फिर एक के डैश का मान दोबारा से समीकरण 3 में रख देंगे, यानी के डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर, इधर लिख देता हूं मैं, के डैश की जगह पर कितना रखना है अब 1, कौन सी पद्धति में CGS में। तो F की F, के डैश की जगह पे कितना आएगा 1, क्या है Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो 1 का की संख्या इंटू करते हैं तो वैसा वैसा प्राप्त होता है, तो क्या आ जाएगा Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। और CGS पद्धति में बल की इकाई किसी को पता है क्या होती है डायन, क्या होती है डायन, यानी ये SI पद्धति हो गई, ये CGS पद्धति। वैसे कूलम का नियम अपना है समीकरण 3 पे ही खत्म हो जाता है, समीकरण 3 पे ही खत्म हो जाता है कूलम का नियम वैसे, मगर SI पद्धति CGS पद्धति टीचर के प्रति अपना टैलेंट दिखाने के लिए ये पूरा इसलिए करते हैं, इसलिए टीचर के प्रति अपनी जगह बन सके। कोई क्वेश्चन अपन को नहीं आ रहा है अपन जल्दी कर आएंगे, ऐसे क्वेश्चनों में अच्छी तरह देखेगा वो कि बच्चे ने अच्छा लिखा है तो गलती अपनी छुप जाती है। ठीक है, आज से मेरा रोज एक वीडियो आपको मिलेगा कंटिन्यू। अगर आपका रिस्पॉन्स फिजिक्स में अच्छा मिलता है तो 12th के मैथ का और 10th के मैथ का भी रोज में एक वीडियो डालूंगा, और एक वीडियो रोज डाल के एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे रोज, और एक क्वेश्चन रोज क्लियर करेंगे। इस प्रकार से पेपर टाइम तक 50-60 क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे, और मेरी गारंटी है 95 प्लस बच्चे नंबर लेके आएंगे। रोज आपको सिर्फ कितना क्वेश्चन करना है, एक, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर एक क्वेश्चन आप रोज कर पा रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए एक क्वेश्चन तो रोज याद कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन आप रोज याद कर पा रहे हैं तो अपन बहुत कुछ कर जाएंगे। और आप रोज एक क्वेश्चन भी याद नहीं कर पा रहे
तो फिर कोई मतलब नहीं है इस पढ़ाई का। आप रोज एक क्वेश्चन याद नहीं कर पा रहे तो इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। कमजोर से कमजोर बच्चा एक क्वेश्चन याद कर सकता है, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, अपने भविष्य के लिए पढ़ो। रोज एक क्वेश्चन लगाओ, ये मेरी गारंटी है। रोज एक क्वेश्चन लगाओगे आपके 90-95 प्लस नंबर फिजिक्स में मैं ला के दूंगा, मेरी गारंटी है।